नमस्ते और स्वागत है। आज हम एफएसएसआई लाइसेंसिंग की दुनिया की उन उलझी हुई गलियों में उतर रहे हैं जहां अक्सर सबसे होशियार फूड बिजनेस ऑपरेटर्स भी ठोकर खा जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एफएसएसआई के नियम ऊपर से तो सीधे लगते हैं, पर असल में वो एक भूल भुलैया की तरह है। एक गलत मोड़ आपके बिजनेस को महीनों पीछे कर सकता है या शायद उस पर ताला भी लगवा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए एक आम कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई अपना छोटा सा किचन शुरू कर रहा है, काम चल निकला और सालाना टर्नओवर समझ लीजिए 12 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। उन्होंने एक बेसिक एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब उन्हें लगता है कि जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है वैसे ही वो अपने रजिस्ट्रेशन को एक लाइसेंस में अपग्रेड कर लेंगे। यहीं पर पहला जाल है ना? ये सबसे पहला और सबसे बड़ा जाल है। अपग्रेड जैसा कोई शब्द एफएसएसआई की दुनिया में रजिस्ट्रेशन से लाइसेंस के लिए है ही नहीं। है ही नहीं? जी नहीं, ये तकनीकी रूप से असंभव है। लोग सोचते हैं कि दोनों नंबर 14 अंकों के हैं तो बस सिस्टम में एक बटन से बदल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्यों? अगर सिस्टम देख सकता है कि टर्नओवर बढ़ गया है तो वो खुद ही से बदल क्यों नहीं देता? ये जिम्मेदारी पूरी तरह से बिजनेस मालिक पर क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर की शुरुआत होती है 2 से। अच्छा। जबकि लाइसेंस नंबर की शुरुआत होती है 1 से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 2 अलग अलग डेटाबेस हैं। एफएसएसआई के लिए रजिस्ट्रेशन वाले बिजनेस बहुत कम जोखिम वाले हैं और लाइसेंस वाले ज्यादा जोखिम वाले। ओके, तो रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है। बिल्कुल, इसलिए सिस्टम इन दोनों को कभी मिलाता नहीं है। जैसे ही टर्नओवर 12 लाख रुपए पार करता है, वो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर कानूनी तौर पर अप्रासंगिक हो जाता है। उन्हें एक बिल्कुल नई यानी फ्रेश लाइसेंस एप्लीकेशन ही डालनी होगी। तो अगर कोई अपग्रेड करने की कोशिश करता रहा तो क्या होगा? बस समय की बर्बादी और कानूनी उल्लंघन। जब तक उन्हें समझ आएगा कि नया लाइसेंस अप्लाई करना है, तब तक शायद कुछ हफ्ते निकल जाएंगे और इस पूरे समय वो बिना वैध लाइसेंस के काम कर रहे होंगे। और अगर जांच हो गई तो भारी जुर्माना लगना तय है। लेकिन मैंने पोर्टल पर कन्वर्जन शब्द देखा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। फिर उसका क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कन्वर्जन होता है, लेकिन वो अगले लेवल पर होता है। अगले लेवल पर मतलब? मान लीजिए आपका बिजनेस और बढ़ता है और टर्नओवर 20 करोड़ रुपए पार कर जाता है, तब आपका स्टेट लाइसेंस सेंट्रल लाइसेंस में कन्वर्ट होगा। अच्छा। इस प्रक्रिया में आपका 14 अंकों का लाइसेंस नंबर नहीं बदलता, सिर्फ उसकी अथॉरिटी बदल जाती है। तो याद रखने वाली बात यह है, रजिस्ट्रेशन से लाइसेंस का सफर नया एप्लीकेशन है और स्टेट से सेंट्रल का सफर कन्वर्जन। ये बहुत साफ तरीके से समझ आया। तो ठीक है, ये गलती नहीं की और एक नया स्टेट लाइसेंस ले लिया। अब बिजनेस और बढ़ गया है और एक क्लाउड किचन खोल रहे हैं जहां से सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी होगी। अब वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए पोर्टल पर जाते हैं और उन्हें एक ऑप्शन दिखता है रेस्टोरेंट। वो सोचते हैं मैं खाना बना रहा हूं, लोग खा रहे हैं तो मैं रेस्टोरेंट ही हुआ। ये एक और आम गलती है ना? ये एक ऐसी गलती है जो शायद 90% नए क्लाउड किचन मालिक करते हैं। 90%? हाँ। एफएसएसआई की परिभाषा इस मामले में बहुत सख्त और स्पष्ट है। वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या आपके बिजनेस परिसर में ग्राहकों के बैठने की कोई व्यवस्था है? मतलब डाइन इन है या नहीं? और अगर किचन में एक भी कुर्सी मेज नहीं है जहां कोई ग्राहक बैठ सके, तो फिर वो किसी भी परिभाषा में रेस्टोरेंट नहीं है। उन्हें फूड सर्विसेज के अंदर फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट कैटेगरी चुननी होगी। फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट? जी, ये कैटेगरी खास तौर पर डिलीवरी ओनली मॉडल, टेक अवे जॉइंट्स और वेंडिंग मशीनों के लिए ही बनी है। अगर वो रेस्टोरेंट चुनते हैं तो या तो उनकी एप्लीकेशन पहली जांच में ही रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर निकल भी गई तो लाइसेंस मिलने के बाद जब कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो वो इसे नियमों का उल्लंघन मानेगा। मतलब गलत कैटेगरी चुनने का खतरा सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट होना नहीं है, बल्कि बाद में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए नियम अलग होते हैं, जैसे ग्राहकों के लिए वॉशरूम, पीने का साफ पानी, फायर सेफ्टी के इंतजाम। एक क्लाउड किचन को इन सब की जरूरत नहीं होती, तो गलत कैटेगरी चुनकर आप सिस्टम को धोखा दे रहे हैं और नुकसान आपका ही है। तो नियम साफ है, बिजनेस का मॉडल देखो, फिर कैटेगरी चुनो। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो होटल एक और दिलचस्प केस बन जाता है। हाँ, क्योंकि वहां तो एक ही छत के नीचे 2 मॉडल चल रहे होते हैं, एक ठहरने का और एक खाने का। यहाँ एफबीओस कहाँ गलती करते हैं? होटल लाइसेंसिंग एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी चूक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ज्यादातर होटल मालिक सोचते हैं कि उन्होंने होटल कैटेगरी में एफएसएसआई लाइसेंस ले लिया तो उनका काम पूरा हो गया।
वो अपने होटल में एक शानदार रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एफएसएसआई की नज़र में ये दो अलग-अलग बिजनेस हैं। दो अलग बिजनेस कैसे? वो तो एक ही बिल्डिंग में है, एक ही मैनेजमेंट के तहत। एफएसएसआई का तर्क बहुत सीधा है। होटल का मुख्य काम है रुकने की जगह देना, और वहां का रेस्टोरेंट उस सर्विस का हिस्सा है जो रुके हुए मेहमानों के लिए है। ठीक है। लेकिन जिस पल आपका रेस्टोरेंट बाहर से आने वाले मेहमानों यानी नॉन रेजिडेंट गेस्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल देता है, उसी पल वो एक पब्लिक रेस्टोरेंट बन जाता है। अब वो सिर्फ होटल का हिस्सा नहीं है, वो एक स्वतंत्र बिजनेस इकाई है। बिल्कुल। तो इसका सही समाधान क्या है? क्या उन्हें दो अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ेंगे? वो दो दिखानी होंगी। अच्छा, तो एक ही लाइसेंस में दो कोब? हाँ, उन्हें होटल और रेस्टोरेंट दोनों को अपने लाइसेंस में शामिल करने होंगे, और यहाँ पर अधिकारी बहुत सख्ती दिखाते हैं। अगर इंस्पेक्शन में पता चला कि आप सिर्फ होटल लाइसेंस पर बाहरी गेस्ट्स को सर्विस दे रहे हैं, तो इसे एक बड़ा उल्लंघन माना जाता है। नियमों की इन जटिलताओं से बचने की बात हो रही है, तो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही शानदार प्रो टिप का जिक्र है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मिठाई और नमकीन बनाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कारगर और पूरी तरह से कानूनी तरीका है जिसे कई कंसल्टेंट भी नहीं जानते। पहले नियम समझते हैं। बताइए। एफएसएसएआई कहता है कि अगर आप प्रोप्राइटरी फूड बना रहे हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना अनिवार्य है। प्रोप्राइटरी फूड का मतलब है ऐसा कोई भी खाद्य उत्पाद जिसका कोई तय स्टैंडर्ड एफएसएसआई की किताबों में नहीं लिखा है। होती है गुलाब जामुन या चकली का कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, तो क्या इसका मतलब हर छोटे मिठाई वाले को भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। अगर ऐसा होता तो देश के लाखों हलवाई और नमकीन बनाने वाले बिजनेस ही नहीं कर पाते। सही बात है। यहीं पर फूड कैटेगरी 18 एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। एफएसएसआई ने ये समझा कि इन पारंपरिक उत्पादों को प्रोप्राइटरी फूड के सख्त नियम से बाहर रखना जरूरी है। इसलिए गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका उत्पाद पारंपरिक भारतीय स्वीट्स, नमकीन, स्नैक्स या सेवरीज की श्रेणी में आता है, तो आप उसे इस कैटेगरी 18 में दिखा सकते हैं। और इसका सीधा फायदा क्या है? सीधा फायदा ये है कि कैटेगरी 18 में आते ही आप सेंट्रल लाइसेंस की अनिवार्यता से बाहर हो जाते हैं। अरे वाह! इस मुश्किल दस्तावेजी प्रक्रिया और सख्त ऑडिट से बच जाते हैं। ये छोटे और मंझले निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो वाकई एक लीगल हैक जैसा है। अच्छा, प्रोडक्ट मैपिंग की बात हो ही रही है, तो एक और खास कैटेगरी पर आते हैं। डेयरी। मान लीजिए कोई घी और मक्खन बना रहा है, वो इसे जनरल मैन्युफैक्चरिंग में दिखा सकता है ना? बिल्कुल नहीं, और ये गलती करने की सजा बहुत सख्त हो सकती है। एफएसएसआई डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है। हाई रिस्क क्यों? दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट और बैक्टीरिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए नियम साफ है। अगर आप घी, मक्खन, पनीर या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से डेयरी यूनिट स्कोप का ही चयन करना होगा। जनरल मैन्युफैक्चरिंग चुनना एक धोखे की तरह देखा जाता है। ये तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एक और अहम सवाल की ओर ले जाता है। मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री की जगह ले ली है, मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है, मेरा पूरा बिजनेस प्लान तैयार है। क्या मैं इस आधार पर लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूं ताकि जब तक मशीनें आएं लाइसेंस भी आ जाए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है, लेकिन एफएसएसआई का इंफ्रा रेडी नियम इस पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इंफ्रा रेडी नियम? हाँ, आप लाइसेंस के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपकी मशीनरी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौके पर फिजिकली मौजूद और चालू हालत में हो। मतलब सब कुछ रेडी होना चाहिए? बिल्कुल रेडी। मैंने एक केस देखा था जहां एक एफबीओ ने अपनी बेकरी के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया, जबकि उनका इटालियन अवन अभी शिपमेंट में था। अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आ गए और मौके पर ओवन न पाकर एप्लीकेशन तो रिजेक्ट की ही, साथ में एक चेतावनी भी दे दी। तो पहले तैयारी फिर अर्जी वाला मामला है। अब तक हमने जो भी बात की उसका सार ये है कि आपका लाइसेंस आपकी जमीनी हकीकत को दर्शाना चाहिए। आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो ये है कि 12 लाख का टर्नओवर पार करने पर आपको अपग्रेड नहीं बल्कि एक नया लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ, एक नई अर्जी। आपका क्लाउड किचन असल में एक फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट नहीं। सही। और सबसे कमाल की बात, अगर आप मिठाई या नमकीन जैसे प्रोप्राइटरी फूड बना रही हैं तो कैटेगरी 18 का इस्तेमाल करके सेंट्रल लाइसेंस की जटिलता और खर्च से बच सकती हैं। ये बहुत बड़ी बचत है। बिल्कुल।
डेयरी उत्पादों के लिए एक अलग अनिवार्य कैटेगरी है। और हाँ, फॉस्कॉस पोर्टल के ऑटोमेशन का फायदा उठाएं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आवेदन करने से पहले तैयार हो। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल, क्या आपका मौजूदा FSSAI लाइसेंस आपके बिजनेस के हर पहलू, हर प्रोडक्ट और हर प्रक्रिया को आज की तारीख में सही दर्शाता है, या कहीं कोई ऐसी छोटी सी कमी तो नहीं रह गई है जिसे आज ही ठीक करने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर करें।